हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैराडाइज इंग्लिश एकेडमी में स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल हिंदी भाषा में डिस्कस करेंगे और व्यवहारिक जीवन में हम किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं उस चीज़ को भी हम साथ में लेकर चलेंगे। आइए बिना कोई समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इन वाक्यों की पहचान की। इन वाक्यों की व्यवहारिक पहचान, जैसा कि हम इस वर्ड कंटिन्यूअस से ही समझ पा रहे हैं कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें कार्य के लगातार होने का बोध होगा, उस वाक्य को हम कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। और यदि उसका टेंस प्रेजेंट होगा तो वही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। एक साधारण सी पहचान जो आज तक हम पढ़ते आए हैं वो है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होते हैं। लेकिन हमारे चैनल पर आप प्रत्येक टॉपिक में कुछ न कुछ ऐसा व्यवहारिक परिवर्तन देखेंगे कि जिसको यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए अंग्रेजी भाषा को सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम इन वाक्यों की पहचान कुछ इस रूप में करेंगे कि इन वाक्यों से वर्तमान काल में, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल में कार्य के लगातार होने का बोध होगा। लगातार होने का बोध होगा। अब यदि हम एक परंपरागत पहचान की वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, ऐसी केवल इसी पहचान पर चलेंगे तो हमारे व्यवहारिक जीवन में ऐसे बहुत से वाक्य आएंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आपको बताते चलें, जैसे कि एक वाक्य है कि कौवा पेड़ पर बैठा है। तो इस वाक्य में रहा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द क्रो इज सिटिंग इन द ट्री। अब यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया है। प्रीपोजिशन के लिए हम अलग से एक वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं। इसके अलावा और ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जिनमें रहा है, रही है जैसे शब्द नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमारा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि सभी खिलाड़ी मैदान में खड़े हैं। तो यहाँ आप वाक्य को व्यवहारिक रूप से पढ़कर देखेंगे कि जो खिलाड़ियों के खड़े होने की क्रिया है वो प्रेजेंट टेंस में निरंतर हो रही है, इसलिए हमारा यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे,
all the players are standing in the ground या प्लेग्राउंड भी कह सकते हैं। तो ये इन वाक्यों की व्यवहारिक पहचान है। तो हम अपनी अंग्रेजी भाषा को व्यवहारिक ढंग से समझते हुए चलेंगे ताकि इसको समझना, इसको बोलना और इसको ट्रांसलेट करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। चलिए अब हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करने के नियम पर चर्चा कर लेते हैं। कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इन वाक्यों को? सबसे पहले हम किसी भी टेंस में एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट यूज़ करते हैं किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करते समय। अब बताते चलें, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़, यदि एक वचन हमारा सब्जेक्ट है तो इज़, यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो वो एम होती है। ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी एक इज़ आर एम में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम जो हमारी वर्ब सेंटेंस में प्रयोग हुई है उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो वर्ब है उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा हम उसको प्रयोग करेंगे। उदाहरण एक ले लेते हैं, जैसे कि सरला गीत गा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है सरला, वो एक वचन नाउन को डिनोट करता है। तो हम सरला के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हुए जो गाना क्रिया इस वाक्य में हो रही है उसकी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सरला इज सिंगिंग। अब वो क्या गा रही है? गीत। एक समय में एक गीत गाएगी तो हम ए सॉन्ग का प्रयोग करेंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पर वे अधिकांशतः कक्षा में शोर कौन मचाते हैं? बच्चे, वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो हम यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे और बहुवचन सब्जेक्ट होने की वजह से हम बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाएंगे। दे आर। अब शोर मचाना जो क्रिया होती है उसके लिए हम मेक अ नॉइज़ का प्रयोग करते हैं। तो मेक को ही हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे और मेक के लास्ट में जो ई लेटर होता है उसको हटा करके हम आईएनजी जोड़ लेंगे। ये एक रूल होता है, इसको भी आपको बताया जाएगा। दे आर मेकिंग ए नॉइज़ इन द क्लास। इसके अलावा एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैं इस समय कुर्सी पर बैठा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा आई एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसके साथ में हम एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं एम, आई एम। तो यहाँ देखो रहा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन बैठने की क्रिया निरंतर हो रही है। आई एम सिट। सिट जो वर्ब होती है उसके लास्ट में एक कंसोनेंट है जिसके पहले हमारा एक वोवल है और इस कंडीशन में हम लास्ट के कंसोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। तो आई एम सिटिंग। और कुर्सी पर बैठने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आई एम सिटिंग इन ए चेयर। इस समय के लिए हम एट दिस टाइम
या नाव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सिंपल सेंटेंस। इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले इस टेंस में उस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कोई एक हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम का प्रयोग करते हुए वाक्य में नॉट का प्रयोग करेंगे। एक बेसिक और कॉमन सी चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताई है कि हम वाक्य में हमेशा नॉट का प्रयोग यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों वर्ब होती हैं तो उस कंडीशन में हम जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके ठीक पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे, जिसको आजकल मॉडर्न इंग्लिश में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जा रहा है। और उसके बाद में जो भी उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसको प्रयोग करेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये जो मोस्टली उदाहरण के लिए लिखा जाता है ईजी, ये एक लैटिन टर्म है एग्जाम्पल ग्रेशिया, जिसका मीन्स होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। तो उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि वह पतंग नहीं उड़ा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है और उड़ा रहा से हमें डिनोट हो रहा है कि वह कोई पुल्लिंग है, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट फ्लाइंग द काइट, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है। जैसे हम आजकल शतरंज नहीं खेल रहे हैं, एक ये उदाहरण है। हम आजकल शतरंज नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है हम यानी कि वी, वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। वी आर नॉट प्लेइंग, और शतरंज को कहते हैं चेस, प्लेइंग द चेस। और आजकल के लिए हम नावेडेज या दीज डेज का प्रयोग करेंगे। और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मैं उन्हें गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं उन्हें गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग, और उन्हें के लिए ये वे का कर्म रूप है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो हम them का प्रयोग करेंगे। आई एम नॉट टीचिंग them मैथ्स। इस तरह के वाक्यों में जहाँ पर हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम जिस कंडीशन में ये सेंटेंस बना है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जो कि मोस्टली सजीव होते हैं, इन्हें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उनको पहले रखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा जाता है। लेकिन यदि किसी वजह से हम इस क्रम को बदल दें तो हमारा यही वाक्य इस प्रकार भी बनाया जा सकता है कि आई एम नॉट टीचिंग मैथ्स टू देम। इस कंडीशन में हम यहाँ पर टू का प्रयोग कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन वाक्यों का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले ये साधारण सी बात याद रखेंगे
कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनको हम यस और नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि जिनके प्रारंभ में क्या होता है, यानी कि ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होती है। उनको ट्रांसलेट करने के लिए पहले भी वीडियोस में बताया जा चुका है कि ऐसे सभी वाक्य जिनके शुरुआत में क्या होता है उनको ट्रांसलेट करते समय हम कभी भी शुरुआत में व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, आर या एम, उसको प्रयोग करेंगे और वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद यदि हमारा वाक्य नेगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग करते हुए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम जो उस वर्ब का यदि कोई ऑब्जेक्ट भी वाक्य में होगा तो उसको प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हमेशा याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसे कि क्या मीना खाना बना रही है। हम पका रही है भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मीना, जो कि सिंगुलर है, एक वचन है। तो हम वाक्य में सबसे पहले इस का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाएंगे। इज मीना, मीना का एम हम कैपिटल रखेंगे क्योंकि ये एक ऐसी नाउन है जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विशेष का जब भी प्रयोग होता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, या किसी यूँ कहें कि नाम का पहला जो लेटर होता है हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। इज मीना कुकिंग या प्रिपेयरिंग का प्रयोग भी हम कर सकते हैं फूड। एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्या बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। तो यहाँ पर हम वाक्य के सबसे पहले शुरुआत में आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट हैं बच्चे वो प्लूरल हैं। आर द चिल्ड्रन वाक्य में नहीं भी आया हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। आर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग ए नॉइज। एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया है, तो हम सबसे पहले एम का प्रयोग करेंगे। एम आई, आई को भी हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। एम आई नॉट हेल्पिंग यू। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड टाइप जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है। अब क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, भाई, वेयर। यदि बीच में हमारा क्या आया हुआ है तो हम व्हाट का प्रयोग जरूर करते हैं। यदि ये हो तो वाक्य को किस प्रकार बनाएंगे। उस कंडीशन में हम, उस केस में हम सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड ही प्रयोग करते हैं जो वाक्य के बीच में आया है। उस क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपनी हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वो सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग हमने ये हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की है, और उस सब्जेक्ट के बाद में यदि हमारा वाक्य नेगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग, और उसके बाद
वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य में कोई वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य को बनाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलना आजकल एक साधारण सी घटना है। वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ बीच में हमारा एक क्वेश्चन वर्ड आ गया है क्यों। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे कि व्हाई आर दे टेल ए लाई एक वर्ब होती है झूठ बोलने के लिए, जिसमें वर्ब जो वर्ड होता है वो टेल होता है, इसीलिए हम आईएनजी जोड़ लेंगे। व्हाई आर दे टेलिंग ए लाई। एक और उदाहरण ले लेते हैं। वह कहाँ जा रहा है? तो बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है कहाँ। तो इस वाक्य को हम इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, वेयर इज ही गोइंग। अब एक तीसरे केस की बात करते हैं। कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। उनको कैसे बनाते हैं? यूं कहें कि तीसरे वो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। उन्हें कैसे बनाएंगे? तो वो क्वेश्चन वर्ड जो है उसका भी कोई न कोई वचन होगा। उस वचन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब ईजी, आर या एम का प्रयोग करते हुए वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं जिसके माध्यम से हम इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कि तुम्हें गणित कौन पढ़ा रहा है? तो यहाँ पर ये पढ़ाने की क्रिया करने वाला जो भी कोई अध्यापक टीचर है वही इस सेंटेंस में पढ़ाने की क्रिया को कर रहा है। और सेंटेंस की जो प्रकृति है वो इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले हम हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये हु यहाँ पर कर्ता का कार्य करने वाला क्वेश्चन वर्ड है। तो हु इज टीचिंग यू मैथ्स। जैसे इस वाक्य में कौन का प्रयोग कर्ता की तरह हुआ है, इसी तरह और भी कुछ वाक्य ऐसे हो सकते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड कर्ता का कार्य करे। तो उसके वचन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हुए हम वाक्य की मेन वर्ब में एनजी जोड़कर प्रयोग करेंगे और वाक्य को ट्रांसलेट कर देंगे। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, हम बिल्कुल सिंपल हिंदी भाषा में इंग्लिश भाषा को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा ये टीचिंग मटेरियल आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।